तो फॉर्मूला डिराइव करने में क्या था, पहले फॉर्मूला लिखते। ओके, व्हाट इज द सिचुएशन पे आगे? So we have Young's double slit experimental setup, okay? And here is the screen. Our source बना है. This is the wave from source one to the screen. This is the wave from source two to the screen. ठीक है? तो ऐसे दो waves जा रहे हैं source one source two से है वो screen पे इस point पे interfere कर, ठीक है? So this is the situation. Now suppose we consider the central bright. Central bright हमेशा क्यों bright होता है? Why? पाथ डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो द लाइट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस टू रीच दिस पॉइंट, सो दैट्स व्हाई द पाथ डिफरेंस इज 0, पाथ डिफरेंस 0 से हमेशा ब्राइट होगा। ओके, नाउ सपोज इफ वी इंट्रोड्यूस अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब या कोई भी चीज डालो जो अलग मीडियम है, उसका थिकनेस कुछ भी है, तो इसकी वजह से एडिशनल पाथ का डिफरेंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, कैलकुलेट किया। तो ऑप्टिकल पाथ की वजह से जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है, लेट अस से पाथ डिफरेंस को डेल्टा x ही बोलते हैं हम लोग, तो लेट अस से डेल्टा x डैश एडिशनल इसकी वजह से, तो दैट वाज म्यू इनटू सॉरी t इनटू म्यू माइनस 1, ऐसे ही कुछ तो था ना, क्या था वो देखो जरा, एडिशनल पाथ डिफरेंस है ना। हाँ, तो अच्छा n मैंने ये वाला फॉर्म में n माइनस 1 into d, well this d was thickness, यहाँ पर thickness को मैंने t लिया है क्योंकि हम लोग ये वाला डिस्टेंस d लेते हैं, so confusion ना हो इसलिए मैंने थोड़े से सिंबल्स चेंज किए, and this is refractive index of this glass slab, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा क्या, ये जो सेंट्रल ब्राइट बैक है वो यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस अब 0 नहीं है, अब एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, so this central bright back will shift by some amount, let us say y amount से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना अमाउंट होगा उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला देगा, उसको डिराइव करके दिखाऊंगा बाद में, चाहिए होगा तो उसका फार्मूला ये है, कैपिटल टी अपन स्मॉल टी इनटू ये होगा म्यू माइनस 1 टाइम्स टी, तो ये एक फार्मूला है, कैपिटल टी अपन स्मॉल टी म्यू माइनस 1 टी। दूसरा एक और फार्मूला है, फ्रिंज विड्थ अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1 टाइम्स टी, लैम्डा, ठीक है। अब अपना जो क्वेश्चन है ना उसमें डेटा का प्रॉब्लम है, तो मुझे लास्ट टाइम लगा, तो देखते हैं अभी, ये तो अपने पास फार्मूला रेडी है, आई हैव गिवन यू द फार्मूला, ये कहाँ से आता है, ये फार्मूला मैंने तो कहाँ से बना लिया, तो अपना सिंपल देखो, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या है, लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, सो x अपॉन लैम्डा विल बी कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, तो जहाँ कैपिटल टी बाय स्मॉल टी है उसको हम लोग x बाय लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से है, तो उसके एक छोटा सा डेरिवेशन को बाद में करना चाहिए होगा, तो दो तीन लाइन का डेरिवेशन, तो उसको बाद में करते हैं, पहले ये फार्मूला से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने की देखते हैं, ठीक है। ये एक ही फार्मूला जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, देखते हैं एग्जांपल 7.6, लेट अस चेक व्हाट हो रहा है, हमें कितने स्पीड निकालना है, ये लिख लो, ये चीज है, तो डेटा को देखते हुए लैम्डा इधर, y इधर, x समझ,
है ना। यहाँ पर इशू क्या है, ये इशू है डेल्टा एक्स। तो क्या कर सकते हैं, जो टेक्निक है क्या इसमें से एक्स निकल के इनिशियल सिचुएशन जब हमने ये नहीं प्रोड्यूस करा था, तो we can find this x and that will remain same। x जो है फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होता है, फ्रिंज में चेंज नहीं होता। तो ये अगर यूज करें तो लैम्डा हमारे पास है कैपिटल डी, वापस से नहीं, तो x को निकाल तो नहीं सकते, अगर इधर डाल देंगे तो gives you this formula। ठीक है, तो डेटा इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन में। वो लोगों ने कैसे जोड़ करके आंसर निकाला है दे दो, उन्होंने देखो क्या बोला है, s2p minus s1p is y lambda by d। वो फॉर्मूला कहाँ से आया दे दो, मुझे नहीं पता। उन लोगों ने क्या लिखा है, पास्ट डिफरेंस मतलब कि ये वाला ऐसा किसको लिखा है, s2p minus s1p y lambda by d। ये कहाँ से आया, ये कौन सा वाला स्मॉल डी, ये कहाँ से आया, मेरे तो कोई भी डेरिवेशन में ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो आई डोंट नो ये कैसे किया है। फिर बाद में और कुछ तो गड़बड़ किया है, दे फाउंड द आंसर, है ना, 0.1d। so that is fine, t कहाँ से है, that is 0.005, so y lambda by d पाथ डिफरेंस ये वाला y lambda by d into mu minus 1। उन्होंने क्या किया बता, ये वाला फॉर्मूला ठीक है, और अपने टेक्स्ट बुक का लास्ट स्टेप t into mu minus 1 j equal to y small d कैपिटल D, ये फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया टेक्स्ट बुक में, t into mu minus 1 is y lambda by small d। तो ऑब्वियसली दिख रहा है अपने को क्लियर कट कि क्या गड़बड़ है, फॉर्मूला जो उन्होंने लिखा है वही रॉन्ग है, गिवन डेटा भी रॉन्ग है, तो आंसर का तो सवाल ही, ये फॉर्मूला आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये वाला मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, 2-3 स्टेप का प्रूफ। ठीक है, सो प्रॉब्लम इज रॉन्ग, इनसफिशिएंट डाटा, इसलिए अपना नहीं आ रहा। ठीक है, या फिर उनको डेटा में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो फिर आता है। ठीक है, क्लियर है, इसलिए अपना नहीं आ रहा था क्योंकि दिस इज द रॉन्ग फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय रॉन्ग, कोई नहीं सकता ना, होता है क्या सेंस नहीं हो सकता, नाही ते चुकले नाही, आणि असा फॉर्म्युला नाहीच आहे, असा फॉर्म्युला नाहीच आहे, हे त्यांनी दिलेलं आहे, म्हणून मी त्याला म्हटलं की मला काहीतरी हिप्नोसिस आहे, सॉल्व द मिस्टेक, फॉर्मूला ही गलत है तो बाकी सब तो गलत है, और डेटा भी गलत है, सो इट इज ओवरऑल रॉन्ग क्वेश्चन, छोड़ दो, वहां पर मार्क कर दो क्वेश्चन। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये मैं डिराइव करके दिखाता हूँ, छोटा सा डेरिवेशन है, ये तो जाएगा, अभी अपने को पता चल गया कि टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो उसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं, सॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं, वी विल स्किप दैट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसमें से ये आएगी तो समझ आपको, इसमें से ये लिखा है ये अपना अरेंजमेंट का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी, इसको रिप्लेस कर दिया, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी की जगह एक्स्ट्रा लैम्डा डाल दिया। ठीक है, हाँ, तो अब ये कहाँ से है ये मैं दिखाता हूँ, ये वाला मेन फॉर्मूला इससे ही आता है। देखो, जब क्लास लैब नहीं था तब इसका y कोऑर्डिनेट अगर निकलना है, ठीक है, किसी भी फ्रिंज का, अभी हम लोग सेंट्रल फ्रेगमेंट का y कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 है, तो कोई भी एक फ्रिंज ले लो, जैसे ये मेरा कोई तो फ्रिंज है nth फ्रिंज, ठीक है, उसका मैंने y कोऑर्डिनेट निकाला, तो y कोऑर्डिनेट का अपना फॉर्मूला क्या था, लैम्डा क्या था याद करो जरा, डेरिवेशन निकालो जरा, डेल्टा x लैम्डा बाय d था या स्मॉल d बाय d था, चेक करो जरा, डेल्टा x स्मॉल d बाय कैपिटल d था, अच्छा ठीक, डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये किसी भी फ्रेंच के लिए। अब मुझे बताओ, ये मेरा फ्रेंच पैटर्न है, दिस इज माय फ्रेंच पैटर्न और ये मेरा सेंट्रल पैटर्न,
ठीक है, और ये वाली वो फ्रिंज है। सेंट्रल ब्राइट बैंड जब शिफ्ट होगा तो ये फ्रिंज भी तो शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ओवरऑल इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पार्ट, ये जो हमने स्लिट डाला उसकी वजह से नया जो वाई डैश आएगा दैट विल बी ये प्रीवियस शिफ्ट, लेट अस से डी बाई डी एज इट इज रखो, ये प्रीवियस शिफ्ट जो था उसमें ये एडिशनल ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ये वाला पॉइंट ले, ये वाला पूरा पॉइंट शिफ्ट होने वाला है, पूरा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है विद सम अमाउंट, ये वाई अमाउंट से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो कितना शिफ्ट हुआ वो निकालना है, तो आई विल सबट्रैक्ट दिस टू, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, उससे पहले क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यूज डालनी है क्या, वैल्यूज बाद में डालते हैं, पहले इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये अभी का पैटर्न और फिर ये शिफ्ट होने के बाद दिस वाज फाइनल वाई डैश, ये एंड था, एंड बैंड इधर शिफ्ट हो गया ड्यू टू दिस ग्लास लेयर, पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया। सो कितना शिफ्ट हुआ, सो इतना शिफ्ट हुआ, y डैश माइनस y, सो y डैश माइनस y कर दो, सो दैट विल गिव यू शिफ्ट। इसमें से ये माइनस करोगे तो d बाई डी कॉमन दिख रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो डेल्टा x प्लस डेल्टा x डैश माइनस डेल्टा x, क्या बचेगा, डेल्टा x डैश बचेगा, सो दैट इज d बाई डी डेल्टा x डैश कितना था, न्यू माइनस 1t। आ गया क्या प्रूफ? ठीक है, इसी को मैंने y बोला यहाँ पर, कितना शिफ्ट हो, इसी को मैंने y बोलूंगा। ठीक है, शिफ्ट को y डैश माइनस y मतलब शिफ्ट, let us write shift instead of one, let us write shift, so this is shift, shift in what, shift in complete pattern, pattern पूरा पूरा शिफ्ट होता है, ऊपर या नीचे इधर तो भी होगा, इस केस में ऊपर होगा, इधर रख देंगे तो नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना छोटा सा दो लाइन का डिस्क्रिप्शन डेरिवेशन समझेंगे। अच्छा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला करेक्ट कौन सा है, ठीक है, ये या फिर ये ले सकते हो, दोनों ही फॉर्मूला के हिसाब से अपना क्वेश्चन करेक्ट है ना, और उन्होंने जो कैलकुलेशन किया उसमें उन्होंने फॉर्मूला भी गलत यूज किया, फाइन, ठीक, and still they got some answer better। ठीक है, डिफरेंशियल लास्ट टाइम मैंने बताया था, डिफरेंशियल पढ़ाया था, एक्सपेरिमेंट किया था हमने डिफरेंशियल के, ओके, लेजर से किया था हमने, लेजर डिफरेंशियल, तो आप लोगों ने ट्राई किया क्या करके डिफरेंशियल पैटर्न, करके ट्राई किया, लेजर की जरूरत नहीं, मोबाइल फ्लैश से भी होता है, ये देखा आज करो घर पे, है ना, इस तरह से diffraction of light, so what is diffraction of light, यहाँ से बताओ, डेफिनेशन बताओ, हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज डिफरेंट, तो क्या होता है एक्सप्लेन करो, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसके एजेस से लाइट बेंड होता है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, घर पे एक नाइफ लेना है, लेजर उसके एकदम एज पे करना है, यू विल सी लाइट लाइट गेट्स डिफरेंट, है ना, लाइट बेंड होता है थ्रू शार्प एजेस और यू कैन से थ्रू स्लिट। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक है स्लिट, स्लिट का मतलब क्या होता है, यू हैव सम काइंड ऑफ लॉकिंग ऑब्जेक्ट और उसके अंदर छोटा सा गैप है तो उसमें से लाइट निकल रहा है, सो दैट इज स्लिट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पेपर लोगे, पेपर में अंदर क्या करो, एक पिन होल बना दो, छोटा सा पिन से होल बना दो, दैट बिकम्स अ स्लिट, और जब लाइट यहाँ से निकलेगा, लाइट रे यहाँ से जाएंगे, रेज नहीं बोलना चाहिए, रेज बोलना चाहिए, यू विल सी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन। ये इंटेंसिटी ग्राफ है, so you will see intensity versus distance y, y0 in x will be, so intensity will be maximum at central bright band, ये जो एग्जैक्ट स्लिट के सामने वाला बैंड है दैट विल बी ब्राइट बैंड, उसके बाजू में डार्क बैंड है और उसके बाद वापस से ब्राइट, दिस इंटेंसिटी इज लेस देन दिस वन। ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी थी, इक्वल, देयर वाज इक्वल इंटेंसिटी फॉर ईच एंड एवरी बैंड इन इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस है और वो क्या है
डिफ्रैक्शन। क्या फर्क है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में? क्या फर्क है? यहाँ पर ब्राइटनेस सेंटर से लेके दूर जाओगे तो कम होते जाएगा। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, आगे भी पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न। जितना डर कंडीशन होगी उतना आपको आगे की करेक्ट दिखेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट टाइम उसमें क्या दिखा था हमें? मैं पहले 2 3 4 देखे थे, उसके आगे के देखे, है ना? तो उसके लिए डार्क कंडीशन चाहिए। क्लियर है? सो ये हो गया डिफ्रैक्शन पैटर्न। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफ्रैक्शन। एक है फ्रेसनल, इसको फ्रेनल भी बोलते हैं, फ्रेसनल डिफ्रैक्शन। ठीक है, मैं इसको फ्रेसनल पढ़ता हूं, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज फ्रेनल डिफ्रैक्शन। सेकंड है फ्राउनहोफर, साइंटिस्ट का नाम है। So there are two kinds of diffraction. One is Fresnel, another is Fraunhofer, based on wavefront, type of wavefront. किस तरह का wavefront बनेगा उस हिसाब से हमारे diffraction patterns डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो पहला देखो Fraunhofer कौन सा है? So if the distance between primary source of light and the slit and the screen for viewing the diffraction pattern are very large. तो अगर source, screen और ये slit, सोर्स स्क्रीन, ये सोर्स है, ये स्क्रीन है, और ये ऑब्स्टेकल या स्लिट है, तो इनका डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज होगा देन इट इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेसनल में क्या होगा? फ्रेसनल में द डिस्टेंसेस आर मच स्मॉलर एंड इंसिडेंट वेवफ्रंट इज सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। तो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंसेस किसके बीच में? सोर्स, स्लिट और स्क्रीन के बीच में। यहाँ पर लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन सोर्स, स्क्रीन एंड स्लिट। स्लिट की जगह आप कोई ऑब्स्टेकल रख सकते हो। हमने क्या किया था? हमने बाल रखा था लेजर के सामने, तो वो बाल जो है, हेयर जो है, दैट वाज ऑब्स्टेकल। ठीक है, वेवफ्रंट कौन सा बनेगा? स्मॉल डिस्टेंस पे वेवफ्रंट हमेशा राउंड बनता है, मतलब स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल हो सकता है। सो दिस विल बी सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल एंड दिस विल बी प्लेन वेवफ्रंट। क्योंकि दूर है तो वेवफ्रंट हमेशा प्लेन। ठीक है, ये याद रखो। अगर सोर्स दूर है जैसे कि सन, सन हमसे काफी दूर, तो सन से वेवफ्रंट आता है दैट इज प्लेन। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट्स। ओके, लिखे। अभी हम लोग जो ये दो दो केसेस ये तो हो गया डिस्टेंसेस के बारे में। डिफ्रैक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाय यूजिंग स्लिट, दूसरा बाय यूजिंग ऑब्स्टेकल। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वी हैव यूज्ड ऑब्स्टेकल। जो मोबाइल फ्लैशलाइट वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने स्लिट यूज किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग एक मैथमेटिकल डेरिवेशन का छोटा सा ही 2 लाइन का, तो उसमें हम लोग स्लिट का यूज करेंगे। ठीक है, सो इट इज इन योर टेक्स्ट बुक। We will use slit to find that condition of maxima and minima. अभी देखो होता क्यों है डिफ्रैक्शन? सिंस लाइट सोर्स इज अ वेव सोर्स, है ना, लाइट इज अ वेव, तो लेट अस से ये हमारा स्लिट है, दिस इज आवर स्लिट, ये उसका ओपनिंग। ऑब्वियसली डायग्राम मैंने बहुत ज्यादा जूम करके बनाया। ये ओपनिंग कितना होता है? फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, मिलीमीटर या उससे भी छोटा।
ठीक है, स्लिट ओपनिंग इज लेस देन मिलीमीटर, क्योंकि अपने को साइज कितना चाहिए, लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल चाहिए, सो बहुत छोटा है दिस स्लिट, and let us say this thickness or this opening length or opening width is a width का अपना स्लिट है, दिस इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। पैटर्न वैसा ही मिलेगा जैसा हमने क्लासरूम में देखा था, सेम पैटर्न यहाँ से भी मिलता है, ठीक है। सो दिस इज आवर स्क्रीन, और स्क्रीन पे आपको उस तरह का पैटर्न मिलेगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, दिस स्लिट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन थिंक ऑफ n नंबर ऑफ सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस का हो सकता है, बीच वाला एक ले लेते हैं सेंटर, ये अपना मिड पॉइंट, दिस डिस्टेंस विल बी, ये a है तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मिडल पॉइंट। तो यू कैन थिंक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस व्हिच आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ से सेकेंडरी वेव्स बनने वाली है, ये सोर्स की लाइट इधर वाले सोर्स की लाइट से, ये सोर्स की इधर वाले से, ये वाले के इधर वाले से, तो हर एक के लिए अपर हाफ में जितने हैं उतने ही लोअर हाफ में, तो अपर हाफ के जो सेकेंडरी सोर्सेस है उनका इंटरफेरेंस लोअर हाफ की सेकेंडरी सोर्स की तरह होगा, तो इंटरफेरेंस की तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं सेम पैटर्न से, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस, ये एक रे है जो मेरा यहाँ से यहाँ गया, दिस इज माय लेट अस से S1P, ये मेरा दूसरा रे है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक बार टेक्स्ट बुक का डायग्राम देख लो, सेम डायग्राम चाहिए आपको, डायग्राम है पेज नंबर 177 में, ठीक है। 7.14, 176 और 177 पे दोनों ही सेम डायग्राम है, 7.14 एंड 7.1, तो मैं सेकंड वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बोर्ड पे, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पर एक लेंस यूज किया है टू फोकस दीज रेज, ठीक है, तो लेंस का काम इतना ही रेज को फोकस करना है, ठीक है। सो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, है ना, थीटा एंगल, अगर कुछ रेज ऐसे जाएंगे सेंटर ब्राइटमेंट एग्जैक्टली यहाँ सेंटर में आके मिलेगा, तो कुछ रेज सीधे भी जाने वाले हैं, है ना, कुछ रेज ऐसे सीधे जाएंगे वो कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ मिलेंगे इस तरह, ठीक है। डायग्राम मेरा थोड़ा बहुत परफेक्ट नहीं भी होगा ना, आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, परफेक्ट डायग्राम टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। इट इज ऑन पेज नंबर 177, फिगर नंबर 7.15, P नॉट और P, दिस इज P नॉट, दिस इज P, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D लिखते हैं, एज यूजुअल, जो इंटरफेरेंस में सिंबल से वही है, सिर्फ ये वाला सिंबल स्मॉल d की जगह a लिखना, ठीक है, इतना ही एक सिंबल में फर्क है, एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब एक्चुअल में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये मेरा डायरेक्ट ले जा रहा है, ये भी डायरेक्ट जा रहा है, इमेजिन कर लो, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस, यहां से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ज्योमेट्री लगाओ, एंगल थीटा मिल जाएगा, सो दिस विड्थ ये a है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर कितना आता है, ये आता है a sin थीटा, ठीक है, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस, हम लोग यहाँ पर सेंटर को कंसीडर करते हैं और एक तरफ को प्लस लेते हैं, दूसरी साइड को माइनस लेते हैं, ठीक है, कन्वेंशन है। सो पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है a sin थीटा, दिस इज थीटा एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा एंगल है, ठीक है, ये a है तो ये a sin थीटा अपोजिट साइड है, ठीक है। नाउ वी हैव पाथ डिफरेंस, अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस की कंडीशंस अलग है, जो इंटरफेरेंस में थी वो यहाँ कर लो, इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी, इंटरफेरेंस कंडीशंस क्या थी, ब्राइट बैंड के लिए क्या कंडीशन, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n lambda 0, 1 lambda, 2 lambda and so on, या फिर you can call this as even lambda by 2, 2n मतलब even, this is even lambda by 2, और डार्क के लिए क्या कंडीशन थी, पाथ डिफरेंस वाज odd
लैम्डा बाय 2, ठीक है। एक इवन लैम्डा बाय 2 और दूसरा ऑड लैम्डा बाय 2, ऐसे याद रखो। यहाँ पर कंडीशंस पूरी उल्टी, पूरी रिवर्स, मतलब जो टैप के लिए है वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा दिस विल बी कंडीशन फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम हम मैक्सिमम बोलेंगे इसको, दिस विल बी कंडीशन फॉर मिनिमम। तो आपको अलग से याद नहीं करना, आपको क्या करना है, जो इंटरफेरेंस में थी उसी की उल्टी कर दो, हो जाएगी कंडीशन फॉर डिस्ट्रैक्शन पैटर्न। तो मैक्सिमा कब मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा, पहले मिनिमा निकाल लेते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमा, क्या कंडीशन है, मिनिमा मतलब ये ब्राइट है, ये ब्राइट है और दोनों के बीच में जो डार्क गैप रहता है, खाली गैप रहता है वो डार्क बैंड होता है। तो उसकी कंडीशन क्या है, इट इज दिस ऑड लैम्डा बाय 2, नहीं मिनिमा, सो इट इज n लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू a sin, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ कंडीशन है। प्लस और माइनस इसलिए हमने एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे, टेक्स्ट बुक में ये कंडीशन दी है आपको, पेज नंबर है 178, इक्वेशन 7.26, दिस इज योर इक्वेशन 7.26, ठीक है। कहाँ से आएगा मैंने बताया, और डार्क के लिए सेम कर सकते हो। अब वहां पर हम लोग ने वापस से क्या किया पता है, ऑड के लिए क्या कंडीशन है, ऑड लैम्डा बाय 2 है ना कंडीशन, तो ऑड के लिए उन लोगों ने 2n प्लस 1 लिया, ठीक है। तो कभी हम लोग 2n माइनस 1 ले सकते हैं, कभी 2n प्लस 1 ले सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है, ऑड लैम्डा बाय 2, सो ऑड लैम्डा बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, उन्होंने 2n प्लस 1 लिया है, ऑड को माइनस भी ले सकते हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू a sin थीटा, ये होगी आपकी। उन लोगों ने वापस इसको कैसे कर दिया वो भी बताया, तो तू यहाँ पर डिवाइड कर, सो यू विल गेट दिस n प्लस हाफ n लैम्डा, उसे अगर डिवाइड कर दो तो ये वाली कंडीशन थी आपको बुक में, इक्वेशन 7.27 है, खत्म। ये इक्वेशन से याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं सीधे, फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम, फाइंड द पोजीशन ऑफ मिनिमम, फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसका विड्थ भी पूछते हैं, विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ कितना होगा, सोच के बताओ, सिंपल है, तो जो आ जाएगा। विड्थ कितना है इसका सेंट्रल का, वो आंसर तो आ जाएगा बुक वाला। यहाँ देखो सेंट्रल का विड्थ मतलब ये, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, मतलब सबसे बीच वाला जो ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है वो, उसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा, इस तरफ भी और इस तरफ फर्स्ट मैक्सिमा, और इन दोनों के बीच में ये जो है दिस इज फर्स्ट मिनिमम, ये जो है ये भी फर्स्ट मिनिमम, और दो फर्स्ट मिनिमम के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, कितना डालेंगे यहाँ पर, देखो ये डिस्टेंस अगर मैं किसी तरीके से निकाल लेता हूँ उसका ये डबल होगा, W आई एम, सिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर है एक जैसा। तो मुझे फर्स्ट मिनिमा का लोकेशन निकालने के लिए ये कंडीशन है ना, मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है, n लैम्डा, n इक्वल टू क्या ले लो फर्स्ट के लिए 1, सो लैम्डा इक्वल टू a sin थीटा हो जाएगा कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, लैम्डा इक्वल टू a sin थीटा, क्या किया मैंने, n की वैल्यू 1 डाल दी, तो अब मुझे ये क्या मिला, ये वाली लोकेशन मिल गई, दिस दिस डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, मुझे ऐसा कुछ तो कंडीशन दिखा है, ये फर्स्ट मिनिमा के लिए मुझे कोई डिस्टेंस चाहिए तो कहाँ से मिल जाए, ये ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज माय विड्थ का हाफ, मुझे वो विड्थ का हाफ चाहिए, टोटल विड्थ का हाफ चाहिए, तो दैट विल बी
ये एंगल है थीटा, तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। दैट इज दिस इज विड्थ का हाफ, दिस इज कैपिटल टी, दिस इज थीटा। तो क्या लगा है, tan थीटा लगा है। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट लगा दो, w/2 डिवाइड बाय t। सो मेरे पास w/2 आ जाएगा, विड्थ का हाफ आ जाएगा d tan थीटा, ठीक है। और फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा, थीटा के बराबर, और sin थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर। तो पुट दिस वैल्यू हियर। तो tan थीटा और sin थीटा की जगह आप लिख सकते हो w/2 इक्वल टू d थीटा, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू a थीटा। तो क्या कर देंगे, थीटा की जगह डाल दो लैम्डा बाय a। तो w कितना आ गया, 2d लैम्डा बाय a, ऐसा कुछ तो अपने पास चेक करके अपना रिजल्ट मैच करते हैं, लैम्डा d बाय a। अच्छा, अपना हाफ नहीं आना चाहिए था, कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, वेट दिया हुआ है 2 टाइम्स लैम्डा dy, करेक्ट है। कहाँ पर है, पेज 178 पे नीचे आ जाओ, वहां पर एक बीच में पैराग्राफ है, विड्थ ऑफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म, सो इट इज दिस 2d लैम्डा बाय। लिख लो ये सारा मैथमेटिक्स। ये कब कर सकते हैं, स्मॉल एंगल के लिए कर सकते हैं, यहाँ पर सारे एंगल स्मॉल है तो वी कैन डू दिस। इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं, सारे एंगल स्मॉल है, ये लगा सकते हैं।
वो डायग्राम W क्या है वो पता होना चाहिए. What is W? सेंट्रल बैंड का विड्थ है. पैटर्न में आपको ऐसा कुछ होना था आपको बोर्ड पे. ऐसा ये अपना सेंट्रल बैंड रहता है, मोटा रहता है काफी ज्यादा. उसके बाद ये नेक्स्ट वाले बैंड एंड सो ऑन, ये ऐसा पैटर्न रिपीट होगा, छोटे छोटे होते जाएंगे. तो ये जो वेट है दिस इज जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये ब्राइट है, ये ब्राइट है और इसके बीच में एक खाली जगह ना, तो इसका वेट, सो दैट इज W. वही इंटेंसिटी ग्राफ में ऐसे लिखा है. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला ग्राफ भी है. लुक एट दैट पेज नंबर 179, वहां पर आपको दिया है ग्राफ दिया हुआ. वो देखो नीचे कॉर्नर में 3 डायग्राम्स है. ठीक है, देखें. हाँ, तो पेज नंबर 179 पे डायग्राम्स है, फिगर 7.16.
तो उसमें ऐसे डायग्राम्स दिए हैं, मैं दिखा सर। तो देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है, यू विल सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न। इंटरफेरेंस अगर है तो इंटेंसिटी इज इक्वल, ब्राइट बैंड का इंटेंसिटी ऐसा होगा, डार्क बैंड का 0 होगा, फिर ब्राइट का फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क एंड सो ऑन, एंड दिस सेपरेशन इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये था इंटरफेरेंस के लिए। डिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन में पैटर्न ऐसा हो जाएगा, इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, फिर ये फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरफ भी सेम, दोनों तरफ सेम होता है पैटर्न, यहाँ पर भी दोनों तरफ सेम होता है, बट कोई फर्क नहीं, यहाँ पर फर्क दिखता है। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ एक जैसी, यहाँ पर इंटेंसिटी घटती जाएगी, इंटेंसिटी विल डिक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ इफेक्ट। इसका विड्थ के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था ये वाला, व्हिच इज 2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल ए। ये और ये फॉर्मूला अलग है, अलग अलग सिचुएशन है, दिस इज इंटरफेरेंस, दिस इज डिफरेंस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस कैसी मिलती है ऐसी, यू विल सी दिस काइंड ऑफ लाइंस, यहाँ पर पैटर्न कैसा मिलता है, यू विल सी लेट अस से डॉट मिलेगा यहाँ पर एक, फिर अगला डॉट, फिर अगला डॉट, फिर अगला डॉट, इस तरफ भी सेम। ठीक है, इनका सेपरेशन भी एक जैसा नहीं होगा, यहाँ पर एक जैसा, सो विड्थ आर सेम हियर, विड्थ इज नॉट सेम हियर। सेक्टर का निकाल लिया, फिर आप निकाल सकते हो यूजिंग सम दिस फॉर्मूला, जो मैंने कंडीशंस दिया था उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, नो नीड टू फाइंड विड्थ ऑफ ईच एंड एवरी थिंग, का विड्थ निकालने की जरूरत नहीं, वो अनइक्वल ही होता है। ठीक है, बट सेंट्रल का पूछता है एग्जाम में, इसलिए सेंट्रल का, सेंट्रल जो है वो बाइसेप्स होता है सबसे बड़ा, फिर छोटे होते हैं। टेक्स्ट बुक में देखो, जो फर्स्ट फिगर है, फिगर ए वो ये है, ये वाला, और जो फिगर बी है वो ये। ठीक है, so you can see कि इंटेंसिटी कैसे तुरंत फॉल आउट हो रहा है। और थर्ड जो डायग्राम है, इट इज डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। अगर एक स्लिट से ऐसा इंटरफेरेंस मिलता है, दो स्लिट से ऐसा इंटरफेरेंस मिलता है, और एक स्लिट से डिफ्रैक्शन मिलता है, तो अगर दो स्लिट लेंगे तो हमें डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, मतलब इंटरफेरेंस भी होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होंगे तो क्या होगा, इस पैटर्न के अंदर ये घुस जाएगा, मतलब कैसा, ये मेरा पैटर्न ऐसा था, ये किसका है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न, दिस इज माय डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, और इसके अंदर मेरा इंटरफेरेंस पैटर्न घुस गया, तो कैसा घुस जाएगा, इस समझ में आ रहा है, पैटर्न वही है, बट क्या हो गया, इसके अंदर ओवरलैप हो गया, तो दोनों पैटर्न मिक्स हो गए, तो दिस इज डबल स्लिट। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो थर्ड फिगर, सी ग्राफ देखो, पेज नंबर है 179, उसी में वो जो थर्ड डायग्राम है छोटा सा, वो ये, तो दो स्लिट आ जाएंगे तो ऐसा पैटर्न, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया जिससे। अब यहाँ देखो टेबल 7.1, तो जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े उसका समरी दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं इस टेबल को। एक बार पढ़ लेते हैं टेबल 7.1 पेज 179, टेबल देखो टेक्स्ट बुक का टेबल, उसको बस पढ़ना है, हमने ऑलरेडी सारे फॉर्मूले करे। तो क्या है देखो, यंग्स डबल स्लिट एक तरफ है, दूसरी तरफ है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन का सिर्फ आपको पैटर्न दिया हुआ है, उसके बारे में और कोई स्टडी नहीं है अपने टेक्स्ट बुक में, तो हमें उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस दिया था कि अगर दो स्लिट होंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो दोनों का पैटर्न में क्या है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, इसमें है लैम्डा डी बाई डी, इसमें है सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसका फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, ये हाफ विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई ए है, फुल विड्थ निकालोगे तो 2 लैम्डा डी बाई, उन्होंने हाफ विड्थ दिया हुआ। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ डबल होता है, उन्होंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट सेंट्रल फ्रिंज, बाकी सब फ्रिंज कितने थिकनेस के होंगे लैम्डा डी बाई। उसके बाद देखो
फेज डिफरेंस कहाँ पर? ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लैम्डा, यंग्स डबल स्लिट में उधर एन प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है, एन प्लस हाफ लैम्डा बाई डी दिया है, ठीक है। एंगुलर पोजीशन पाथ डिफरेंस दिया है एन प्लस हाफ लैम्डा दोनों तरफ, ठीक है। और वो जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पार्ट डिफरेंस, मैंने हर जगह पार्ट डिफरेंस बताया, फेज डिफरेंस बताया नहीं। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? लैम्डा की जगह 2 पाई डाल दो, फेज डिफरेंस आ जाएगा। इधर लैम्डा की जगह 2 पाई डाल दो तो क्या आ जाएगा? E1 पाई फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वहां पर 2 n पाई दिया पहला फॉर्म, ठीक है। तो जहां पर पाथ डिफरेंस का फेज डिफरेंस निकालना, दोनों रन मत करो, लैम्डा जिधर लिखेगा वहां 2 पाई डाल दो, विल गेट कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस। दोनों दोनों लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक ही लर्न करो पाथ डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मतलब y, याद करो सेंट्रल लाइन से हम लोग वो y डिस्टेंस निकालते थे, है ना। उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज n times lambda capital D by small d, which is n times the fringe width। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? n plus half lambda capital D by a और n times fringe width, सेम फॉर्मूला, ठीक है। सिर्फ प्लस हाफ आता है, जो इसकी कंडीशन है वो इसकी क्रॉस में देख लो, ब्राइट उधर मैक्सिमम, इधर मिनिमम इधर डार्क, ठीक है, क्रॉस में कंडीशन है। उसके बाद डायरेक्टली सेम ही है, उल्टे कंडीशंस लिखने हैं आपको, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक में हम लोग ने एक प्रॉब्लम क्या किया, मतलब एक कंफ्यूजन वाली पॉइंट क्या किया, जब इंटरफेरेंस लिखेंगे तो ऑड के लिए 2n-1 लिखा है, जब डिफ्रैक्शन करेंगे तो ऑड के लिए यहाँ पर उन्होंने 2n+1 लिखा। बस इतना एक याद रखना, इससे कंफ्यूजन हो सकता है, जरूरत नहीं थी, एक ही कंडीशन लिख सकते थे, पर ठीक है टेक्स्ट बुक है, उनकी मर्जी, ठीक है। 2n+1 भी ऑड होता है, 2n-1 भी ऑड होता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। उन्होंने एक जगह पे ये लिखा, एक जगह पे वो लिखा, ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर, ये मस्त टॉपिक है, इसका भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। आपने रिजोल्यूशन सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा, कैमरा में होता है, मोबाइल कैमरा में, पता है क्या फोटोग्राफ्स का रिजोल्यूशन क्या होता है, कोई बता सकता है? पिक्सेल्स पर, दैट इज पीपीआई, पिक्सल पर इंच इज पीपीआई, इट इज डिफरेंट। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन का एक्चुअली यूनिट पीपीआई लिखते हैं कई जगह पे, बट होता क्या है रिजोल्यूशन, उससे पता क्या चलता है अगर ज्यादा रिजोल्यूशन है तो क्या होता है? क्लैरिटी अच्छी। अच्छा, अपने फोन में कौन से रिजोल्यूशंस होते हैं? आपके आपके फोन में कौन से रिजोल्यूशन है? 4K है। अच्छा, और रिजोल्यूशन 4K मतलब कितना होता है? नहीं, 4K इज नॉट 4000 पिक्सेल्स, रिजोल्यूशन अलग दिया रहता है। आपने ये देखा होगा 720 पिक्सल का रिजोल्यूशन होता है, मतलब वो फिर वो 360 बाय 480 होता है, दोज आर रिजोल्यूशंस, मतलब एक लेंथ और विड्थ इन टर्म्स ऑफ पिक्सल डिजिटल कैमरा में, ठीक है। बट इन रियलिटी डिजिटल कैमरा में वो पिक्सल टर्म्स में लिखता है, बट इन रियलिटी रिजोल्यूशन इज समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली। उससे पता क्या चलता है? क्लियरिटी के बारे में पता चलता है। और ज्यादा रिजोल्यूशन का मूवी है या ज्यादा रिजोल्यूशन का आपका फोटोग्राफ है तो आपको हाईएस्ट डिटेल दिखती है। हाईएस्ट डिटेल मतलब क्या दिखती है? जैसे किसी का फोटो निकाल लिया, उसको जूम कर देगा, उसका बाल दिख जाए आपको और बालों के अंदर का डैंड्रफ दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाईएस्ट रिजोल्यूशन पिक्चर, है ना। और अगर सिर्फ काला काला दिखे, बाल भी ना दिखे जूम करने में, तो उसको क्या बोलेंगे? लो रिजोल्यूशन। सिंपल है। तो फाइनेस्ट डिटेल देखने के लिए जो कंसेप्ट होता है वो रिजोल्यूशन होता है। फिजिक्स में उसको कैसे लिखते हैं समझ लो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप उसको किसके थ्रू देख रहे हो? यू आर लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट थ्रू योर आईज, सो आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और ये जो रिजोल्यूशन है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए डिजाइन है। आई कैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है? कैमरा तो होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर लेंसेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आई कैसे हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट?
ये मैंने कैसे लिख दिया, आई इज एन ऑप्टिकल सिस्टम। आंखों के अंदर क्या होता है, लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, ठीक है। तो दैट लेंस हैज इट्स ओन रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन है क्या, दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ले लो, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए ये तरीका है, रेजोल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट आपको दो दिखे, सो इट इज रिजॉल्व इमेज, इट इज कॉल्ड एज रिजॉल्व इमेज। अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखे आपको, दिस इज वेल रिजॉल्व, मतलब रिजोल्यूशन अच्छा है, रिजॉल्व। ये वाला जस्ट रिजॉल्व, मतलब मुश्किल से आपको पता चल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट चिपके चिपके काफी क्लोज दिखता है, बट दिख रहे हैं दो। और अगर आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी से कम हम लोग सिचुएशन है हमारे पास ऐसा कि ऑब्जेक्ट इतने क्लोज है कि वो अनरिजॉल्व दिखे, ठीक है। तो देयर आर थ्री कंडीशंस दैट डिसाइड रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी वो देखेंगे बाद में, पहले ये समझो कि रिजोल्यूशन है क्या। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है दो चीजों को सेपरेट दिखा पाना, ठीक है। आपकी पिक्चर निकाली मैंने और आपके दो बाल हैं वो सेपरेट नहीं दिख रहे, बहुत सारे बाल हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच का गैप बहुत कम है। अगर वो क्लियरली सेपरेट नहीं दिख रहा, सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा, मतलब क्या है, रिजोल्यूशन कम है। अगर रिजोल्यूशन ज्यादा होगा तो हर एक बाल आपको सेपरेट दिखेगा वहां पर, ठीक है। सो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली ऐसे सेपरेट दिख पाए, तो उसको हम बोलते हैं वेल रिजॉल्व्ड इमेज। सो दिस इज वेल रिजॉल्व्ड इमेज टेकन बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारी आंखें, या फिर कोई कैमरा लगा लो, या फिर कोई आप क्या बोल सकते हैं टेलीस्कोप लगा लो। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना ऑप्टिकल ये रिजोल्यूशन होता है, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन होता है, एंड देयर इज अन अपर लिमिट टू दैट, ठीक है। ये हो गया वेल रिजॉल्व्ड इमेज, ये जस्ट रिजॉल्व्ड और ये अनरिजॉल्व्ड। एक एक्सपेरिमेंट करता है समझने के लिए, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक नोटबुक, आप में से किसी का दे दो नोटबुक दे, ठीक है। और अभी इस पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा, ऐसा फोल्ड किया था पेन में, ठीक है। अभी मैं इस पे कुछ का पैटर्न बनाने वाला हूँ, आपको नहीं बताने वाला क्या पैटर्न, आपको देख के बताना है क्या पैटर्न, ठीक है। दूर से देख, लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम सब कुछ इधर छुप के बना लेता हूँ। हाँ, ठीक। सो इधर से स्टार्ट करते हैं, आगे बैठा ना, इधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे बैठ, कितनी डॉट्स दिखता है, एक मिनट, कितनी दिखता है, पर कितनी है काउंट करा, कितनी डॉट्स, एक एक का दो है, यू कैन सी वन डॉट। अच्छा उधर तक दिख रहा है क्या, क्या बात है? कितना डॉट है, एक डॉट है। अब देखते जाओ, मैं डिस्टेंस कम करते जा रहा हूँ, कितनी है, आज की सवाल है, कितनी है, अच्छा ठीक है, काउंटिंग कितना है रे, एक ही दिख रहा है, इधर 10 तो दिखेगा, मुक्ता दिखेगा, रत्मेश एक दिसता के 10 दिसता, हम अजून जवळ घ्यायला, एक काम करणार जवळ घेऊन जा. ठीक किती आहे, मागच्या नंबर, तो क्या फॉल्ट है क्या अपने आंखों में? सर को बता,
मनीष का फिनिश में उसका टेंशन 900 तो एक क्यों दिख रहा था फिर? अच्छा तुम लोग भी देख लो ऑनलाइन में, तुमको भी दिखना है। कितने डॉट्स है? कैमरा से भी दिख रहा है। So can you see 9 dots? है ना? तो ऐसा क्या हो गया कि एक डॉट था और जब नजदीक लाया तो वो ऐसे 9 डॉट्स दिखने लगे। So that was this. जब दूर था तो आपका जो आंखें है, आपकी जो आंखें है, which is an optical instrument, उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से उसकी कैपेसिटी के बाहर। So what image your eye was showing was this unresolved. ये सारे के सारे इनका पैटर्न जो है, इनका हर एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, ठीक है? तो इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप हो गया और आपको दिखाई। जब इसको नजदीक लेके आए तो एक डिस्टेंस के बाद वो क्लियर एंड सेपरेट होने लगे, तो इसको दिख रहा था कि डॉट्स है लेकिन काउंट नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज दिस कंडीशन। फिर और नजदीक लिया तो आप काउंट कर पा रहे थे, सो दैट वाज दिस कंडीशन। वेल रिजॉल्व, ठीक है? सेम आंखें हैं, सब कुछ सेम है, हमने सिर्फ डिस्टेंस चेंज करके आपकी आंखों के रिजोल्यूशन को सेट किया अलग-अलग वैल्यूज पे, ठीक है? एंड व्हाट वी हैव फाउंड कि हमारी जो आंखें हैं या फिर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इट हैज एन एबिलिटी टू सेपरेट टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? And that ability is called as limit of resolution. That ability is called as resolution or resolving power. That ability is called as resolving power. ठीक है? तो जिसकी आंखों की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा अच्छी होगी उसको ये काफी दूर से भी डॉट्स क्लियर दिखेंगे। जिसकी आंखों की रिजॉल्विंग पावर कम होगी उसको ये कम डिस्टेंस पे क्लियर दिखेगी, दूर जाने पे ये क्लियर नहीं दिखेंगे डॉट्स, ठीक है? तो ये उससे पता चलता है रिजोल्यूशन कंसेप्ट। इसमें एक और कंसेप्ट है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये क्या है? So what is resolving power? Resolving power is 1 upon limit of resolution. अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन समझाने के लिए मुझे वापस से डिफरेंशिएट पे लिखना है। तो लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ओनली। सपोज दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो उस रिफ्लेक्टेड रेस से पैटर्न बनता है, which is called diffraction पैटर्न, ठीक है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। कैसा पैटर्न बनेगा? And this object itself is the central bright line. तो अगर इंटेंसिटी ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा? दिस इज माय ऑब्जेक्ट, उसका इंटेंसिटी ग्राफ, जो उसके आसपास की फर्स्ट मैक्सिमम रेंज, उसके बाद ये सेकंड मैक्सिमम एंड सो ऑन। अपने लिए ये पहले दोनों काम किया। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट और ये उसकी फर्स्ट मैक्सिमम रेंज। ऑब्जेक्ट मतलब सेंट्रल ब्राइट लाइन जहां पर होगा। अब अगर इसके पास में अगर दूसरा ऑब्जेक्ट रख और इसका पैटर्न ऐसा बेटर से इस तरह से, है ना? थोड़ा सा डायग्राम को एडजस्ट करने के लिए सपोज दिस इज द पैटर्न। ब्लू वाला जो है ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ब्लैक वाला सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा अगर ओवरलैप कर जाए then this condition, this distance is or this condition is just resolved condition. This condition is called just resolved और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लिमिट। दिस डिस्टेंस d is called limit of resolution, ठीक है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? तो वो ये वाला डिस्टेंस है, सेंट्रल मैक्सिमा पहले का और फर्स्ट मिनिमा पहले का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज लिमिट ऑफ। अगर आप ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन? वेल रिजॉल्व। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से ज्यादा दूरी पे ऑब्जेक्ट है वेल रिजॉल्व, उससे कम दूरी पे ऑब्जेक्ट है अनरिजॉल्व, ठीक है? तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, हमारी आंखें इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को सेंस करती है, ठीक है? तो इसके लिए जो कंडीशंस है
those conditions are called Rayleigh's criteria. ठीक है, अभी अभी मैंने जो बताया वो क्या है, वो है Rayleigh's criteria. these conditions, ये जो मैंने तीन कंडीशन बताई, एक ये जस्ट रिजल्ट की, अनरिजल्ट की इससे कम डिस्टेंस, और वेल रिजल्ट की इससे ज्यादा डिस्टेंस. सो दिस कंडीशंस आर कॉल्ड Rayleigh's criteria. प्रैक्टिस करना है Rayleigh criteria. तो कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हमें सेपरेट दिखेंगे या नहीं, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस क्राइटेरिया. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स का हमेशा एक पैटर्न होता है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न. हमें आंखों को नहीं दिखता है, बट वो पैटर्न होता है. ठीक है, एंड दैट पैटर्न ओवरलैप्स एंड दैट डिफेक्ट्स आपको ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है, एक दिखेगा या बहुत सारे. ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो पेज 180 पे ये कंडीशन दे के रखा है, और ये वाले डायग्राम्स जो मैंने बताए वो डायग्राम्स नहीं है. तो वहाँ पर पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर बनाया हुआ है, एक्चुअली फोटो, एक्चुअल डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसके ऊपर जो पिक्चर है वो फोटो है, और उसके नीचे इंटेंसिटी ग्राफ है. ठीक है, सो व्हाट आर थ्री कंडीशंस? देन द central right band of one object falls on first minimum of second object, then the objects are just resolved. If this distance is greater than this condition, then it is well resolved. If the distance is less than this condition, it is unresolved. ठीक है, वही वहां पर दिया है, वो पढ़ लो होमवर्क में. ठीक है, आज के होमवर्क में रिजॉल्विंग पावर पढ़ना है, रेलेज क्राइटेरिया पढ़ना है वापस से. ठीक है, अभी उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए. अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसी दो लाइन्स है, तो क्या, फिर दो पॉइंट्स है, तो क्या हमने दो पॉइंट वाला देखा, वैसे ही दो लाइन का भी आप कर सकते हो, सेम एक्सपेरिमेंट. उससे सेम कंडीशंस आती है. देखो वहां पर डिफ्रैक्शन कंडीशंस है, दिख रहा है क्या? तो y इक्वल टू अपना वही d लैम्डा बाय a, पिछला वाला फॉर्मूला, इक्वेशन 7.29 जो है, पिछला हमने टेबल में जो फॉर्मूला देखा था डिफ्रैक्शन पैटर्न है, वही फॉर्मूला है. तो वहां से फॉर्मूला उठा के यहाँ लिख दिया. ठीक है, नो नीड टू गो थ्रू दैट. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का ये फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा बाय a. दिस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन is given by lambda by. ठीक है, it is called d theta. ठीक है, ये वाले जो डिस्टेंसेस है, कभी कभी डिस्टेंस के फॉर्म में देते हैं, कभी कभी एंगल के फॉर्म में. ठीक है, यहाँ पर ये एंगल के फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर्मूला लैम्डा बाय, कभी कभी डिस्टेंस फॉर्म में. ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है जहाँ पर डिस्टेंस के फॉर्म में है और एंगल चाहिए. ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो बोर्ड पे जो है ना, रिजॉल्विंग पावर इज 1/1 लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, सो इट इज दिस, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज दिस.
वापस से सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एरीज डिस्क दिखाना है आपको, ये लिखे हो गया क्या सारा? एग्जाम में आपको सीधा सीधा पूछेंगे फाइंड द कंडीशन, फाइंड द रिलीज क्राइटेरिया या फिर राइट द रिलीज क्राइटेरिया, तो बस आपको क्राइटेरिया लिखना है। नोट से प्रिपेयर करो तो अच्छा रहेगा। मैं लिख रहा हूँ। पैटर्न तो है, दिख नहीं रहा। अंधेरा कर दो जितना कर सकते। अच्छा वहां से तो नहीं दिखेगा तुमको, यहाँ आके देखना पड़ेगा पैटर्न, उतना दूर से तो नहीं दिखेगा। डॉट लिस्ट पण डॉट मधला पॅटर्न दिसायला पाहिजे ना कुठला? टेक्स्टबुक मध्ये बघा पेज 181 पर एरीज डिस्क दिख रहा है क्या? रियल एरीज डिस्क, वो रियल वाला डिस्क मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। आ जाओ एक एक देखो बोर्ड पे जाके, बोर्ड पे दिखेगा। आ जाओ आगे आ जाओ, रुक जाओ। दिसते का? पण डिस्क दिसते का? पॅटर्न दिसला का? नाही दिसणार, एवढ्या उजेडात कसं दिसत? फजी डॉट दिख रहा है ना, वो पैटर्न है एरीज डिस्क का, ये ऊपर। थांबा तुमच्या जवळ पाठवतो, पण दिसणार नाही शक्यतो, बघा प्रयत्न करून दिसलं तर सांगा। मध्ये गो ऋतुजा तुझ्या शेजारी दिसतोय का? डॉट दिसतोय पण त्याच्यात पॅटर्न दिसतोय का? पैटर्न नहीं दिख सकता, ठीक है। यहाँ देखते हैं, पैटर्न दिखना मुश्किल है, अंधेरा चाहिए अपने को, अंधेरा। शाळा पेजेस है मला दिसतं म्हणजे काय? बोर्ड जवळ सांगितलं दाखव, दाखव ना पॅटर्न दाखव, असं चेकत नाही। मॅथ्सचे सगळे थोडी ना, फिजिक्स म्हणजे सगळं दिसतं बघा, मला कधी सुचत। हाँ ये देखो सोहम, ये फोटो का देख, कैमरा देख, दिसला का पैटर्न? दिसला पैटर्न? दिसला पैटर्न? दिसला का? पडला का तुम्हाला काही पैटर्न दिसला का? हाँ मग फोटो काढायचा, थांब थांब थांब, बॅटरी उतरायच्या आधी घे। हा. अरे तुझ्या फोनवर साईडने फोटो काढ ना, झूम नको कर, एवढे झूम केलं ते चांगला कॅमेरा आहे का मोठा? दिसतंय का? हा दाखव शेअर कर, ज्याला बघायचं तिथे कोपऱ्यात त्याचं बघायचं, ठीक है। सिंपल एक्सपेरिमेंटल लेजर लेना और ये इसके अंदर रखना एंड यू विल सी फजी डॉट, पैटर्न दिखेगा उसके आसपास का दिखा होगा, और बैटरी उतर गई तो दिखेगा। हाँ देखो दिख रहा है क्या पैटर्न? ये नीचे जो बैठे हैं फर्स्ट रिंग दिख रही है, फर्स्ट रिंग दिख रही है, बाकी के रिंग्स भी दिखेंगे अगर डार्क कंडीशन तुम्हाला नहीं दिसणार एवढं जास्त, ठीक है। घ्या स्वतः अंधार है वैसे तो नहीं, डार्क कंडीशन चाहिए, डार्क बहुत डार्क तभी दिखता है। अंधेरे में करेंगे ना पूरे तो यहाँ पर बहुत देर दिखेगा, सबको दिखेगा।
बघितला का वॉइस टाकून दे. अच्छा टाकतेच नाही. बरं त्यांना टाकून द्या. फोन पास देख लो रे फोटो देख लो. So it looks that वहां पर जो दिया है ना सेम फोटो दिखता है, रिंग्स दिखता है. You can see the rings. इसमें करना क्या है, एक पिन होल करना है और उसमें लेजर लगाओ. You will see the pattern. That pattern is called Aries disc. ठीक है, दिसला का तुम्हाला दोघींना? ठीक है ना, ठीक है. और किसको दिखाना, पीछे आ जाओ. इससे भी दिखना चाहिए था, बड़े डॉट से पूरी. इसका भी पैटर्न अच्छा नहीं. तो छोटा shadow इसका का पैटर्न इसका एक सीधा आशा तक यार इसे नहीं होगा. मैं कितनी खेलता था नहीं ब्लड और दिस पैटर्न नहीं दिस. ठीक है, ठीक है, हो गया. क्या मतलब आगे आगे डायरेक्ट करो. जरूर करें इसमें करना सर्कुलर रिंग्स जब तक क्लियर नहीं है पैर में किसी को है क्या मनीष फिजिक्स वर्क्स और नॉट है ना. मतलब फिजिक्स में कुछ ठेकेबाजी नहीं चलती, एवरीथिंग वर्क्स. जनरली ना लास्ट ईयर का बैच हमारा यूटी रहता था ना, तो अंधेरे में बैचेस होते थे, मतलब लाइट ऑफ कर सकते थे उससे, तो सारे पैटर्न दिखते थे अच्छे. ठीक है, तो ये हो गया अपना रिजोल्यूशन का टॉपिक. अब कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको सीधा सीधा दे रहा हूँ, बुक में भी पहले के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए देयर आर डिफरेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे सीधा सीधा. आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, फाइंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. ये जनरली क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप. ठीक है, टेक्स्ट बुक में सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं. पेज नंबर है 182 और वहां पर पहला फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू sin अल्फा. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज लैम्डा अपॉन 2 म्यू sin अल्फा फॉर माइक्रोस्कोप. दिस इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. अब देखो ये डिस्टेंस के फॉर्म में दिया है, एंगल के फॉर्म में नहीं दिया है ना. एंड रिजॉल्विंग पावर इज 1/n. उन लोगों ने n यूज किया है, मैंने म्यू यूज किया है. म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, अब इस केस में जो मीडियम है उसका, है ना. माइक्रोस्कोप है ना, तो माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस होगा, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, सो 1/a इसको रेसिप्रोकल कर लो. दिस टर्म इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर, सो लैम्डा अपॉन 2na. na is mu sin alpha and it is called numerical
एपर्चर नाम है, बस नाम की तरह याद रखो, इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। न्यूज एंगल का इस पर न्यूमेरिकल एपर्चर। तो इसी चीज को हम लोग रिजॉल्विंग पावर भी निकाल सकते हैं। दिस इज लिमिट ऑफ रिजल्यूशन। इसका उल्टा कर दो, यू विल गेट रिजॉल्विंग पावर। ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला भी दिया है आपको, माइक्रोस्कोप विद सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब कौन से? बैक्टीरिया वायरस देख रहे हो आप माइक्रोस्कोप में, बैक्टीरिया देख रहे हो, किसी सेल को देख रहे हो, तो उसका खुद का लाइट नहीं होता है ना, तो वहां पर वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का ये फॉर्मूला। अगर सेल्फ ल्यूमिनस होगा, कोई ऐसा चीज देख रहे हो जैसे मोबाइल फोन का स्क्रीन देख रहे हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मोबाइल फोन का स्क्रीन जो होता है उसमें छोटे छोटे एलईडीज होते हैं ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है दोज आर सेल्फ ल्यूमिनस। तो वहां पर क्या फॉर्मूला आएगा? यही फॉर्मूला सिर्फ 1.22 डालो। इसी फॉर्मूला में क्या डालो? 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन अल्फा। सेम फॉर्मूला 1.22 डाल दो फॉर सेल्फ ल्यूमिनस। ये एक्सपेरिमेंटली आया हुआ फैक्टर है। सेल्फ ल्यूमिनस केस में क्या करते हैं, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट दे रहा है। यूज दिस फॉर्मूला फॉर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हो गया रिजॉल्विंग पावर, इसका रेसिप्रोकल निकाल, है ना। टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला क्या है? तो टेलीस्कोप के लिए है 1.22 लैम्डा बाय टी। अब यहाँ पर एक यूनिट बेस ये डिस्टेंस के फॉर्म में दिया है, टेलीस्कोप के लिए एंगल के फॉर्म में दिया है। टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला किस फॉर्म में दिया है? एंगल फॉर्म। तो दैट इज थीटा इक्वल टू, क्या है वो फॉर्मूला फॉर टेलीस्कोप? टेलीस्कोप इट इज 1.22 लैम्डा बाय, ठीक है देखो। सो यहाँ पर टर्म्स पता लगा, थीटा वापस से लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, दो दूर के ऑब्जेक्ट है, ये दोनों दूर के ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। समझ में आ रहा है? वो मेरे दोनों दूर के ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। सो दैट इज दिस, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दैट सोर्सेस। कैपिटल डी क्या है? शायद से उसका डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या है देखो एक बार। अच्छा, डी इज अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप। डी इज अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप, मतलब आपका जो टेलीस्कोप है उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका साइज, दैट इज अपर्चर डी, डायमीटर बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो दैट्स रिजॉल्विंग पावर अगर निकालना है तो इसमें से इसका रेसिप्रोकल कर दो। 1.22 क्यों आ रहा है? टेलीस्कोप से हम किन चीजों को देखते हैं? स्टार्स को, सही है। स्टार्स को देखते तो वहां पर ये 1.22 वाला फैक्टर आ रहा है, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है, सही। 1.22 का फैक्टर। नेक्स्ट कांसेप्ट छोटा सा ही है, रेडियो टेलीस्कोप, बस इंट्रोडक्शन है। आप पूना साइड जाओगे तो वहां पर नारायण गांव लगता है, पूना जाते हैं, और वहां पर बड़े बड़े डिश एंटीनास दिखते हैं, तो फोटो देखूंगा आपके टेलीस्कोप में, इट्स रियल फोटो। दैट इज GMRT, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। जैसे हम लोग विजिबल लाइट को देखने के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। जो लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग देख नहीं सकते, दिस इज कॉल्ड रेडियो वेव्स, उसको देखने के लिए दीज आर द टेलीस्कोप, ठीक है। उसमें कोई भी लेंस नहीं होता है, कोई भी लेंस नहीं है, बड़े बड़े डिस्क उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए, स्पेस से जो आने वाले सिग्नल है उनको रिसीव करने के लिए, और उसको कंप्यूटराइज्ड इमेज बनाया जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर अपना लेसन खत्म हो रहा है। 7.7 एग्जांपल होमवर्क में ट्राई कर लो, फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है, ठीक है। लेसन इज ओवर, एक्सरसाइज होमवर्क है आपकी।